आपका स्वागत है बिंदास स्टोरी पर। आज की कहानी है राघव को कभी भनक तक नहीं लगी। 40 सालों तक वो यही मानता रहा कि उसकी पत्नी मारिया उसकी जीवन संगिनी है। उन्होंने मिलकर एक परिवार बनाया, 2 बच्चों की परवरिश की और हर मुश्किल का सामना साथ साथ किया। राघव के लिए ये शादी शायद परफेक्ट नहीं थी, कोई भी शादी नहीं होती, लेकिन ये मजबूत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शांत जिंदगी के पीछे उसी के घर में एक राज पल रहा था। ये सब बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ, छोटी छोटी बातें जिनका अकेले में कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वो जुड़ने लगी तो एक ऐसा जाल बना जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मारिया अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी, नए कपड़े खरीद रही थी और बाहर जाने के लिए सजने संवरने लगी थी। तब भी जब वो कहती कि वो बस किराने की दुकान तक जा रही है, अचानक उसका फोन हमेशा उसके पास रहने लगा और वो कभी भी उसे टेबल पर स्क्रीन ऊपर करके नहीं छोड़ती थी। जब भी राघव कमरे में आता वो झट से स्क्रीन लॉक कर देती और ऐसा दिखाती जैसे बस समय देख रही हो। राघव कोई सकी इंसान नहीं था, वो कभी नहीं रहा। वो मारिया पर पूरा भरोसा करता था और उसने कभी सोचा भी नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो एक आम दिन था, उसमें कुछ भी खास नहीं था। राघव हमेशा की तरह जल्द ही काम पर निकल गया और मारिया घर पर ही थी। दिन में उनके बीच कुछ मैसेज हुए, रोजमर्रा की चीजों के बारे में, छोटी मोटी बातें। मारिया ठीक लग रही थी, लेकिन आज अपने ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया और उसने बिना बताए घर आने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा और शायद वो डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। ये रिश्ते की चिंगारी को फिर से जगाने का एक तरीका था जो उसने भी मान लिया था कि समय के साथ फीकी पड़ गई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम से गुजरा उसे बेडरूम से हंसी की आवाज आई। मारिया की हंसी पर ये कोई आम हंसी नहीं थी, ये अलग थी। एक ऐसी हंसी जो उसने सालों से नहीं सुनी थी, अपनेपन से भरी एक हंसी। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। हो सकता है वो फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही हो सकता है कुछ भी ना हो। वो धीरे धीरे हॉल से गुजरा, छोटे छोटे ठहराव के बीच उसकी धीमी आवाज सुन रहा था। वो बेडरूम के दरवाजे पर रुका जो थोड़ा सा खुला था और एक पल के लिए वही खड़ा हो गया। तुम बहुत बुरे हो, मारिया खिलखिलाते हुए फुसफुसाई। फिर सन्नाटा नहीं, उसे कुछ भी शक नहीं है। राघव का दिल बैठ गया, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और एक पल के लिए वो जम सा गया। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि वो वहां से चला जाए, ऐसा दिखाए जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। मारिया बिस्तर पर लेटी थी, हाथ में फोन पकड़े हुए। जब उसने राघव को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक झटके में कॉल काट दी। राघव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? राघव के गले में जैसे गांठ पड़ गई। उसकी नजर उसके फोन पर पड़ी जो अभी भी बंद हुई कॉल की वजह से रोशन था। वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जिसे जवाब चाहिए था। तुम किससे बात कर रही थी? वो बस एक सेकंड के लिए रुकी। ये बहुत छोटा, लगभग न के बराबर था, लेकिन राघव ने उसे पकड़ लिया। एक दोस्त थी, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। कौन सी दोस्त? तुम उसे नहीं जानते। वो पल नजरों का ना मिलना राघव के लिए ये समझने के लिए काफी था। अब कोई शक नहीं था, कुछ तो चल रहा था। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? मारिया ने पल के झपकाए, हैरान थी, लेकिन राघव थिबात से नहीं, इस बात से ज्यादा हैरान लग रही थी कि उसे पता चल गया। फिर अचानक उसने एक आह भरी और हल्की सी मुस्कान दी, एक राहत भरी मुस्कान, जैसे वो इसे छिपते छिपाते थक गई हो। राघव, उसने अपनी बाहें बांधते हुए शुरू किया, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कमी है? राघव के सीने में एक खोखला सा दर्द उठा। ये इनकार नहीं था, ये कोई बहाना नहीं था, कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो कौन है? उसकी आवाज भारी थी, लगभग एक फुसफुसाहट। मारिया ने फिर कंधे उचका दिए। उसे कोई शर्म नहीं थी, वो डरी हुई नहीं थी। विवेक, ये नाम एक गोली की तरह लगा। राघव नहीं जानता था कि विवेक कौन है, लेकिन उस पल में ये नाम उसके दिमाग में अंत की शुरुआत बनकर बस गया।
ये कब से चल रहा है? मारिया ने अपना निचला होंठ काटा, सोचते हुए जैसे वो कोई तेज हिसाब लगा रही हो। लगभग 6 महीने से, शायद उससे भी ज्यादा। 6 महीने उसके बगल में सोते हुए, कभी शक न करते हुए 6 महीने उसे आई लव यू कहते हुए सुना। और ये मानना कि ये सच है, 6 महीने एक झूठ में जीते हुए राघव ने गहरी सांस ली। वो चीखना चाहता था, कुछ तोड़ना चाहता था, पूछना चाहता था कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन इसके बजाय वो चुप रहा। और अगर मुझे पता नहीं चलता तो क्या तुम ये सब जारी रखती? मारिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसे देखा जैसे अपने शब्दों को तौल रही हो। फिर उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। मैं उसे पसंद करती हूं राघव, वो मुझे जिंदा महसूस कराता है, लेकिन तुम मेरे पति हो। मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये आखिरी चोट थी। वो इसे गलती नहीं मानती थी, वो इसे धोखा नहीं मानती थी। मारिया के लिए ये बस सामान्य था, कुछ ऐसा जो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राघव को एहसास हुआ कि वो अब यहाँ का नहीं है। 40 सालों में पहली बार उसका घर उसे अपना नहीं लग रहा था। जिस शादी को वो इतना संजोता था, एक दिखावे के सिवा कुछ नहीं थी। एक कदम पीछे हटा दे, रूम से बाहर निकल गया। मारिया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में पछतावे का कोई निशान नहीं था। राघव लिविंग रूम से गुजरा, अपनी चाबियां उठाई और चला गया। उसे हवा चाहिए थी, उसे समझना था कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन गहराई में वो पहले से ही जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। राघव ने पूरी रात जागकर बिताई, लिविंग रूम में कुर्सी पर बैठा, बत्तियां बंद, बस शून्य में देखता हुआ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। घर की चुप्पी जो कभी सुकून देती थी, अब दम घोंटने वाली लग रही थी। उसे हर छोटी सी आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक, बाहर पेड़ों से सरसराती हवा, बेडरूम से आती मारिया की सांसों की धीमी आवाज। उसने सोचा कि आगे क्या करना है। क्या उसे घर छोड़ देना चाहिए? क्या उसे उसका सामना करना चाहिए? बच्चों से बात करनी चाहिए? सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। वो बस एक बात जानता था कि उनकी शादी अब मौजूद नहीं थी, कम से कम उस तरह से नहीं जिस पर विश्वास करता था। अगली सुबह ताजी कॉफी की महक घर में फैली, लेकिन वो हमेशा वाला सुकून नहीं लाई। राघव किचन में गया और मारिया को टेबल पर बैठा पाया। अपने फोन पर कुछ पढ़ रही थी। वो सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उम्मीद की थी कि रात भर की नींद शायद कुछ पछतावा लाएगी, कि उसने कम से कम अपने शब्दों पर दोबारा सोचा होगा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और उसे पाया तो उसके चेहरे पर अपराध बोध नहीं था, वो उदासीनता थी। तुम्हारी नींद अच्छी रही? उसने लापरवाही से पूछा, जैसे कि पिछली रात उनके जीवन की सबसे विनाशकारी बातचीत हुई ही न हो। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अलमारी से एक मग उठाया और अपने लिए कॉफी डाली। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, वो उसे देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो किचन से निकल पाता, मारिया फिर बोली, बारबेक्यू का प्लान तो अभी भी है। राघव का दिल धड़क उठा। बारबेक्यू हर साल 4 जुलाई की छुट्टी पर परिवार पिछवाड़े में इकट्ठा होता था। ये एक बड़ी बात थी, एक परंपरा जिसे बनाए रखने पर जोर देता था। बच्चे, नाती पोते, कुछ करीबी दोस्त, वे सभी खाने, हंसने और एक साथ आतिशबाजी देखने आते थे। लेकिन अब वो सबकी तरफ देखकर ये कैसे दिखावा कर सकता था कि सब कुछ ठीक है। उसने अपना मग सेह में थोड़ी ज्यादा ताकत से रखा जितना वो चाहता था। तुम सच में ये सब करना चाहती हो? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मारिया ने नजरें उठाई और कंधे उचका दिए। मुझे प्लान बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। राघव ने अपने अंदर एक शांत गुस्सा पनपते हुए महसूस किया। उसके लिए कुछ नहीं बदला था, उसके लिए सब कुछ बिखर गया था। लेकिन वो बच्चों के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था, अभी नहीं। इसलिए उसने अपना दर्द निगल लिया और साथ चलने का फैसला किया। दोपहर तक मेहमान आने लगे। आरव अपनी पत्नी और सिया के साथ सबसे पहले पहुंचा, फिर सारा और उनकी 2 बेटियों मीना और टीना के साथ आई। पिछवाड़ा जल्द ही हंसी, ग्रिल पर पकते मांस की महक, गिलासों के टकराने और टोस्ट की आवाजों से भर गया। ये किसी भी दूसरे साल जैसा ही लग रहा था, सिवाय राघव के अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। क्या किसी और को इस अफेयर के बारे में पता था?
क्या मारिया ने बच्चों को बताया था? उसने अपनी दिशा में आती कुछ हल्की नजरें महसूस की, यहां वहां की टिप्पणियां जिनमें कुछ और मतलब छिपा लग रहा था। फिर उसे अपना जवाब मिल गया। वो किचन में और बियर लेने गया था जब उसने लिविंग रूम में हंसी सुनी। मारिया, सारा और आरव बात कर रहे थे और राघव बिना किसी की नजर में आए हॉल में रुक गया। तुमने उन्हें कब बताया? सारा ने लगभग मजे लेते हुए पूछा। कल रात, मारिया ने अपनी वाइन पीते हुए जवाब दिया। और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? आरव ने पूछा। हमेशा की तरह वो हैरान थे, दुखी थे, लेकिन उन्हें इससे उबरना होगा। वो और कर भी क्या सकते हैं? सारा हंस पड़ी। मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपनी जिंदगी जी रही है। आरव सहमत हुआ। पापा को समझना होगा कि हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं है। राघव ने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। वे जानते थे और वे इससे सहमत थे। उसने लिविंग रूम में कदम रखा और जब मारिया ने उसे देखा तो उसका भाव एक पल के लिए बदला, लेकिन फिर वो ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे कोई बड़ी बात ना हो। हनी, हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। राघव ने अपने बच्चों को देखा। तुम दोनों जानते थे, सारा और आरव ने एक दूसरे को देखा बिना किसी असहजता के। हाँ, हम जानते थे, सारा ने सपाट अंदाज में कहा। राघव ने पलके झपकाए, स्तब्ध। और तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? सारा ने एक छोटी सी आह भरी और अपना सिर झुकाया। पापा, आपको समझना होगा कि जिंदगी बदल गई है। शादी को जेल नहीं होती। मम्मी अब भी आपसे प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी चीजें नहीं आजमा सकती। दूसरी चीजें आजमा सकती है, राघव ने दोहराया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव करीब आया, अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए, जैसे वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। पापा, ये बस मजे करने का टाइम है। आप इसकी वजह से परिवार को टूटने नहीं दे सकते। राघव पीछे हट गया, उसका गला रुंध गया। उसने मारिया को देखा, उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ कहेगी, कुछ भी, लेकिन वो बस अपनी वाइन पीती रही, संतुष्ट। उसने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था सालों तक। उसने उस परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने त्याग किए, उनकी भलाई को सबसे पहले रखा, और अब वे यहां थे, धोखे का बचाव कर रहे थे, जैसे कि ये बस एक स्वीकार्य सनक हो, कुछ ऐसा जिसे उसे बिना शिकायत के रहना चाहिए। टीना और मीना सारा के पास दौड़कर आई, उसे आतिशबाजी देखने के लिए बुला रही थी। सारा ने उनमें से एक के माथे पर चूमा और राघव की तरफ मुस्कुराई। पापा, शाम खराब मत करना, ठीक है? राघव में एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शाम खराब करना? वो अब उस परिवार का हिस्सा नहीं था। बिना एक और शब्द कहे वो मोड़ा और पिछवाड़े में चला गया। मीट की महक अब उसे सुकून नहीं दे रही थी। उसकी पोती की हंसी अब उसे खुशी नहीं दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और रोशनी के पहले धमाके देखे। आतिशबाजी जो एक जश्न का प्रतीक होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए यही वो दिन था जब उसका परिवार मर चुका था। दिन धुंध में बीत गए। राघव अब उस घर में रहता नहीं था, वो बस वहां मौजूद था। खामोशी ही अब उसकी एकमात्र पनाहगाह थी। मारिया के साथ लंबी बातचीत से बचता, अपने बच्चों की आंखों में देखने से बचता, यहां तक कि आईने में खुद को देखने से भी बचता। एक हारे हुए आदमी का सामना करना बहुत मुश्किल था। सालों तक उसने उस परिवार का समर्थन किया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, और अंत में उन्होंने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो कुछ भी ना हो। एक दोपहर जब वो चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था, सारा का फोन आया। पापा, हम शनिवार को डिनर कर रहे हैं, सब लोग आएंगे, आपको आना चाहिए। वो सहज लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो बस एक और मेहमान हो, न कि वो आदमी जिसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया और अपमानित किया हो। मुझे नहीं पता सारा। पापा, दूर मत रहिए, हम एक परिवार हैं, और आप हमेशा कहते थे कि परिवार को साथ रहना चाहिए। साथ रहना, ये शब्द खोखले लग रहे थे। वो इस विडंबना पर लगभग हंस पड़ा, लेकिन अपने बेहतर फैसले के खिलाफ वो मान गया। शायद ये आखिरी बार होगा। शायद उसे बस खुद देखना था कि चीजें कितनी दूर तक जा चुकी हैं। जब वो शनिवार को सारा के घर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, घर के बने खाने की महक, बैकग्राउंड में बजता हल्का संगीत, वही जाना पहचाना नजारा। फिर उसने उसे देखा, विवेक सोफे पर बैठा, हाथ में वाइन का गिलास लिए। आरव
और सीमा के साथ खुशी से बातें कर रहा था, राघव जम गया। उसकी पत्नी का प्रेमी वहां था, सहज, जैसे परिवार का हिस्सा हो। मारिया उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ गलत ना हो। मुझे खुशी है कि तुम आए, वो से दूर हटा, चारों ओर देखा और कुछ और भी बुरा महसूस किया। किसी को भी विवेक की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं लग रही थी। उसने अजीब नजरों, सहज खामोशी की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारा अपनी मां के बगल में हंस रही थी। आरव बिना किसी परवाह के विवेक से बात कर रहा था। सीमा मजाक कर रहा थी। देशद्रोही विवेक नहीं था, देशद्रोही राघव लग रहा था। उसने अपने सीने में दर्द की एक लहर उठते हुए महसूस की, तो वे उसे यही उम्मीद करते थे कि वो सब कुछ स्वीकार कर ले, अपमान को निगल जाए और दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि वो प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कमजोर हो। सारा ने उसका भाव देखा और करीब आई। पापा, ऐसा मत करो। क्या मत करो? आप जानते हैं। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। कुछ शुरू मत कीजिए। कुछ शुरू करूं तो अब मैं ही समस्याओं की जड़ हूं। सारा ने आह भरी। पापा, ये बस एक डिनर है, आपको इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। नाटकीय? उसने मारिया को देखा, फिर अपने बच्चों को, फिर विवेक को, और आखिरकार उसने वो देख लिया जिससे वो बच रहा था। उसका परिवार अब मौजूद नहीं था। वे उसे सम्मान के योग्य किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे, वे उसे एक बाधा के रूप में देखते थे, और वो अब किसी की बाधा नहीं बनने वाला था। बिना एक शब्द कहे वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सारा ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो कभी वापस नहीं आने वाला था। उस रात के बाद राघव गायब हो गया। जाने से पहले कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गर्मा गर्म बहस नहीं हुई। वो बस आया और उनको देखा, दरवाजे से बाहर चला गया और गायब हो गया। मारिया और बच्चे कुछ खास चिंतित नहीं थे। उन्हें यकीन था कि वो वापस आ जाएगा, तुम्हारे पापा को बस थोड़ा समय चाहिए। मारिया ने सारा और आरव से कहा, अपनी वाइन पीते हुए, बहुत कम चिंता दिखाते हुए। वो इससे उबर जाएगा, वो हमेशा ऐसा ही करता है। सारा सहमत थी, ज्यादा परेशान नहीं थी। वो कभी भी जल्दबाजी में फैसले लेने वालों में से नहीं रहे। वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। राघव ने उसी रात मारिया को बस एक छोटा सा मैसेज भेजा, मुझे मत खोजना, मुझे समय चाहिए। फिर खामोशी दिन हफ्तों में बदल गए। उसका कमरा वैसा ही रहा, उसका सामान वही पड़ा रहा, कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। सारा बेचैन होने लगी। अगर वो ठीक नहीं हुए तो, अगर कुछ हो गया तो। लेकिन मारिया ने वैसी चिंता नहीं दिखाई। राघव बस ध्यान खींचना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं, एक तमाशा खड़ा करना चाहता है, लेकिन वो थक जाएगा और वापस आ जाएगा। सिवाय इसके कि राघव वापस नहीं आया, उसकी अनुपस्थिति घर में एक खालीपन बन गई। जब कोई उसे फोन करने की कोशिश करता तो फोन बजना बंद हो गया। सारा के मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। आरव ने राघव के अपार्टमेंट तक भी गया, लेकिन वो खाली था। मारिया को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगा। ये अपराध बोध या पछतावा नहीं था, ये एक बेचैनी थी। वो जानती थी कि राघव का अंदाजा लगाना आसान था, हमेशा से था। उसने कभी भी बिना योजना बनाए, बिना दूसरों के बारे में सोचे कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बार वो बस गायब हो गया था। वो क्या कर रहा था, वो कहाँ था? फिर एक महीने बाद सारा को एक अप्रत्याशित ईमेल मिला, भेजने वाला राघव, विषय बस एक वीडियो अटैचमेंट। सारा ने मारिया और आरव को बुलाया। उन्होंने फाइल को टीवी पर चलाया और वहां वो था, राघव। लेकिन वो राघव नहीं था जिसे उन्होंने आखिरी बार देखा था। उसका चेहरा ज्यादा शांत लग रहा था, उसकी आंखें ज्यादा दृढ़ थी। वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं लग रहा था, वो एक आजाद इंसान लग रहा था। उसने सीधे कैमरे में देखा, सालों तक मुझे विश्वास था कि मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि मैं गलत था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मारिया ने अपने सीने को कसते हुए महसूस किया, मैं वहां नहीं रह सकता। राघव ने आगे कहा, जब तुम सब धोखे का जश्न मना रहे हो, मैं कुछ बेहतर चुन रहा हूं। आजादी। आरव ने भौहें सिकोड़ी। वो किस बारे में बात कर रहा है? लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जब कोई आपको धोखा देता है, जिंदगी खत्म
नहीं होती जिंदगी तब शुरू होती है जब आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। सारा को एक सिहरन महसूस हुई। उसने अपने पिता को इस तरह कभी नहीं देखा था। फिर आखिरी बात को मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने अपनी ज्यादातर संपत्ति ले ली है। अब मेरे पास एक नई जिंदगी है। मारिया की आंखें चौड़ी हो गई क्या? और फिर राघव ने वो कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मैं अब रीमा के साथ हूं। कमरा सदमे में था। रीमा, ये नाम हवा में एक बम की तरह लटक गया जो फटने वाला था। रीमा कौन है? ये रीमा मारिया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव वीडियो में कुराया एक पुरानी सहकर्मी, कोई जिसने हमेशा मेरा सम्मान किया। मारिया का चेहरा जलने लगा। सारा ने अपना मुंह ढक लिया, हैरान। आरव स्क्रीन पर घूरता रहा। जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राघव बदला लेने वाला नहीं लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। वो बस खुश लग रहा था, और ये किसी भी चीज से ज्यादा तकलीफ दे रहा था, क्योंकि जब मारिया और बच्चे मान रहे थे कि वो वापस आ जाएगा, राघव उनके बिना अपनी जिंदगी फिर से बना रहा था। कमरे में पसरा सन्नाटा दम घोंटने वाला था। मारिया टीवी को घूरती रही, गर्मी की लहर महसूस कर रही थी। उसका मुंह सूख गया, उसका पेट उलट गया। एक मजाक है। वो किसी और से ज्यादा खुद से फुसफुसाई। लेकिन वीडियो खत्म हो गया। राघव जवाब देने के लिए वहां नहीं था। सारा ने रिमोट पकड़ा और अपने पिता की आखिरी छवि को फ्रिज कर दिया। वो बदला लेने वाला नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कोई का उत्साह, कोई कड़वाहट नहीं थी। वहां एक निश्चितता थी, एक ऐसी निश्चितता जो मारिया ने उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सच में ये कर दिया? आरव बुदबुदाया, अभी भी समझने की कोशिश का। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। सारा को लगा जैसे उसका पेट कस गया हो। उसने आरव को बताया, जिसने बस कंधे उचका दिए। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, कोई नया मिल गया, जिंदगी चलती रहती है। सारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने अंदर उठ रही। उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। क्या होगा अगर राघव कभी वापस नहीं आए? वे सब इसी सोच के आदी थे कि उसे उनकी जरूरत है, कि वो हमेशा लौट आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब हकीकत उन पर एक अलग तरह से असर कर रही थी। वो अकेला नहीं था, वो उदास नहीं था, वो खुश था। ये कुछ ऐसा था जिसकी सारा ने उम्मीद नहीं की थी। फिर एक दिन सारा को एक और ईमेल मिला। इस बार ये आरव की पत्नी सीमा का था। ईमेल का विषय पर आकर सारा का दिल एक पल के लिए रुक गया। हमें राघव के बारे में बात करनी है। ये पंक्ति पढ़ते ही सारा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने कुछ बार पलके झपकाए, इस बात को समझने की कोशिश करते हुए। सीमा कभी ऐसे संदेश नहीं भेजती थी, वो कभी किसी मामले में पहल नहीं करती थी। लेकिन ये ईमेल यही था, जिसमें एक ऐसी तात्कालिकता थी जिससे सारा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने ईमेल खोला। सारा, मुझे नहीं पता कैसे कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे गलती हो गई है। हमें बात करने की जरूरत है। गलती, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसकी पहली प्रवृत्ति इसे अनदेखा करने की थी। सीमा का क्या मतलब था? लेकिन मन की गहराई में वो पहले से ही जानती थी। उसने फोन उठाया और मिलाया। क्या क्या हो रहा है? सीमा की आवाज आई। सारा, मैं तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बहुत सोच रही हूं कि हमने उस स्थिति को कैसे संभाला। सारा ने अपनी उंगलियों से अपनी कंटी दबाई। एक सिर दर्द उभर रहा था। सीमा बस कह दो। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर वो वाक्य आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं गर्भवती हूं। सारा ने त्योरियां चढ़ाई। क्या मैं गर्भवती हूं सारा? और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा बच्चा बिना दादा के बड़े होगा। सारा कुछ बोल नहीं पाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही कर गए, कि हमें और ज्यादा सहानुभूति दिखानी चाहिए थी? सारा का मुंह सूख गया था। तुम्हारा मतलब मेरे पापा के प्रति? उसने फोन को और कसकर पकड़ी। सीमा, उन्होंने एक चुनाव किया था, वो चले गए, लेकिन हमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। सीमा की आवाज में एक अप्रत्याशित दुर्हता थी। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि वो कभी जाना नहीं चाहता था? उसे बस ये समझ आ गया था कि हम उसे कभी वापस नहीं अपनाएंगे। इन शब्दों की सच्चाई सारा के सीने में एक तीर की तरह लगी। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि सीमा सही थी। राघव जाना नहीं चाहता था। उसे जाने के लिए मजबूर किया गया था। परिवार की पार्टियां,
वो बारबेक्यू विवेक का वहां आना, जिस तरह से उन सब ने उसके द को नजरअंदाज किया था, इन सब ने उसके रुकने की हर उम्मीद को खत्म कर दिया था। और अब सीमा का एक बच्चा होने वाला था, एक नाती या नतिनी, जिसे राघव कभी नहीं जान पाएगा। सारा सीमा की फिर बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे का एक दादा हो। मैं चाहती हूं कि राघव वापस आ जाए। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पिता, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को पहले रखा, जिसने अपने सपने, अपना समय, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि उन्हें सब कुछ मिल सके। और उसने उसे क्या सिला दिया? उसने अपनी मां का पक्ष लिया। उसने उसके अफेयर को सही ठहराया। उसने अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई असुविधा हो। अब पहली बार उसे सच दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? सारा ने सीमा को कोई जवाब दिए बिना कॉल काट दी। उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। घर खाली था, मारिया बाहर गई थी और आरव काम में व्यस्त था। सारा ने राघव ईमेल फिर से खोला और एक बार फिर उस वीडियो को देखा। वो कितना अलग लग रहा था, सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसकी खड़े होने के अंदाज में भी। वो एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने आखिरकार अपनी कीमत पहचान ली थी। उसे उस पल कुछ एहसास हुआ, राघव वापस नहीं आ रहा था। चाहे कितना भी चाहे आरव उसे मनाने की कितनी भी कोशिश करे, वो आगे बढ़ा जा चुका था। उसने एक नई जिंदगी बना ली थी और उस जिंदगी में अब उस परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी जिसे उसने कभी हर चीज से ऊपर रखा था। सारा की आंखें जलने लगी। सालों तक वो अपने पिता को एक कमजोर इंसान समझती रही, एक ऐसा आदमी जिसमें कभी छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं होगी। अब उसे एहसास हुआ कि कमजोर वो खुद थी, क्योंकि वो वही रही। उसने सब कुछ होने दिया। उसने अपनी मां को, अपने पिता को धोखा देते देखा और कुछ नहीं किया। और अब बहुत देर हो चुकी थी। मारिया देर दोपहर घर लौटी। सारा अब भी सोफे पर थी, स्क्रीन पर रुके हुए वीडियो को देख रही थी। क्या हुआ? मारिया ने उसका चेहरा देखकर पूछा। सारा धीरे से मुड़ी और अपनी मां की ओर देखा। ये जानकर कैसा लगता है कि वो आगे बढ़ चुका है? इस सवाल ने मारिया को चौंका दिया। एक पल के लिए सारा ने अपनी मां के चेहरे पर कुछ अलग देखा। ये गुस्सा नहीं था, ये उदासीनता भी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। ये पछतावा था। मैं मारिया ने कहना शुरू किया, लेकिन उसके पास कोई असली जवाब नहीं था। सारा ने लैपटॉप बंद किया, खड़ी हुई और कमरे से चली गई। वो और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उस पल किसी और बात का कोई मतलब नहीं था। राघव चला गया था और मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था। राघव के जाने के बाद घर में जो खालीपन पसरा था, वो सिर्फ जगह का नहीं था, वो भरोसे, सम्मान और रिश्तों की जड़ों तक उतर चुका था। मारिया अब उसी घर में रहती थी, लेकिन वो घर अब घर नहीं रहा था। दीवारें खामोश थी और खामोशी सवाल पूछ रही थी। सुबह की कॉफी अब ठंडी रह जाती, फोन हाथ में होता, लेकिन स्क्रीन सूनी। विवेक के मैसेज आने लगे थे, पहले जैसे उत्साह भरे नहीं, अब औपचारिक से। सब ठीक है? मारिया ने पहली बार महसूस किया कि इस सवाल का उसके पास कोई सच्चा जवाब नहीं था। विवेक के साथ बाहर जाना अब उसे जिंदा महसूस नहीं कराता था। उसे हर हंसी के पीछे राघव की वो शांत मुस्कान याद आती, जो कभी सवाल नहीं पूछती थी, कभी शर्त नहीं रखती थी। आरव अब पहले जैसा सहज नहीं था। सीमा की गर्भावस्था ने उसे गंभीर बना दिया था। वो राघव के बारे में बात करने से बचता, लेकिन जब भी अपने होने वाले बच्चे के कमरे की बात करता, अनजाने में कह उठता, पापा होते तो खुश होते। और ये वाक्य कमरे में गिरकर टूट जाता। सारा तो जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा मां के साथ था, आदत और खून के रिश्ते की वजह से। दूसरा हिस्सा हर रात अपने पिता के वीडियो को देखता और खुद से नजरें नहीं मिला पाता। एक शाम उसने हिम्मत जुटाई और मां से कहा, मम्मी, अगर पापा लौट भी आए तो क्या आप वैसी ही रहेंगी? मारिया चुप रही, क्योंकि वो जानती थी जवाब नहीं था। दूसरी तरफ राघव की जिंदगी सच में आगे बढ़ चुकी थी। रीमा के साथ वो छोटे छोटे पलों में खुश था। सुबह की सैर, किताबों पर बहस,
चुपचाप चाय पीना। रीमा ने कभी उसके अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं की। उसने बस कहा था, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। और ये वाक्य राघव के लिए आजादी था। एक दिन मारिया ने राघव को ईमेल लिखा, बहुत लंबा नहीं, बहुत भावुक भी नहीं, मुझे माफ कर दो क्योंकि अब समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया। जवाब आया, लेकिन वो माफी नहीं था। मैं नाराज नहीं हूं मारिया, मैं बस लौटने वाला नहीं हूं। मारिया अब समझ चुकी थी, कुछ गलतियां सुधारी नहीं जाती, बस उनसे सीखा जाता है। और राघव वो सजा नहीं दे रहा था, वो बस अपनी कीमत पहचान चुका था। क्योंकि सबसे बड़ा बदला ये नहीं होता कि आप सामने वाले को तोड़ दें। सबसे बड़ा बदला ये होता है कि आप उनके बिना खुश रहना सीख लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल बिंदास स्टोरी को सब्सक्राइब करें, अपने गांव अपने शहर का नाम जरूर लिखें।